Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. This is lecture number 2 from chapter number 5 IVF test tube babies from developmental biology for BS zoology and MS zoology students. Dear friends, यहाँ पे देखिए टाइटल है हमारे पास steps of IVF या in vitro fertilization. उसके steps कितने होते हैं? देखिए यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो हमारे पास होगा कि आपको जो फीमेल की बॉडी से एग सेल को कलेक्ट करना है, और एग सेल जो कलेक्ट करेंगे आप वो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम 10 तो होने चाहिए, ताकि उसकी एक वजह है कि देखें जब स्पर्म सेल की फर्टिलाइजेशन करवाएंगे आर्टिफिशियली तौर पर एग सेल के साथ, तो हो सकता है कि पॉलीस्पर्मी हो जाए। पॉलीस्पर्मी का केस हमने प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था फर्टिलाइजेशन वाले में कि पॉलीस्पर्मी हो सकती है, जिसके नतीजे में एग सेल एबनॉर्मल हो जाएगा, तो डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। एक तो ये रीज़न है। सेकंड रीज़न ये हो सकती है कि हो सकता है कि जो एग है उसकी डेवलपमेंट या जो ग्रोथ है वो उस लेवल पे नहीं हुई जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, या जो कि फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए ज़रूरी होती है, उस वजह से भी हमारे पास जो एग सेल होगा वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि एक तो ये भी रीज़न हो सकती है। इसी वजह से एग सेल आपको गेन करने होंगे, हासिल करने होंगे। अब हासिल कैसे करेंगे या उसकी प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करनी है? नॉर्मल नेचुरल आईवीएफ का मतलब क्या होता है, या फिर मॉडिफाइड आईवीएफ का मतलब क्या है, वो तो हम जब स्टेप देखेंगे ये वाला तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो पहले आप देख लें कि ओवा को क्या करना है, आपने कलेक्ट करना है। दूसरी बात, आपको क्या चीज़ हासिल करनी है, आपको स्पर्म हासिल करने हैं। अब स्पर्म हासिल करने के लिए बहुत सारे आपको जेन में भी मेथड्स आ रहे हों, पता नहीं कैसे हासिल किए जाएंगे, वो भी हम स्टेप्स के अंदर देखेंगे कैसे आपने गेन करने हैं। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो हमारे पास रेशो रहेगी, यानी कि कितने स्पर्म्स हमने रखने हैं और कितने एग सेल हमने रखने हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, वो भी हम यहाँ पे तीसरे स्टेप में देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, या फिर आप ये कह लें कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होगा, उस जाइगोट को हमने क्या करना है, आप ये समझ लें कि हमने एम्ब्रियो कल्चरिंग करनी होगी, कि उस एम्ब्रियो को हमने आर्टिफिशियली तौर पर पहले ऑब्जर्व करना है 48 आवर्स के लिए, ताकि देखेंगे कि भाई उसका क्या है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, डिवाइड हो रहा है। तो और जब वो सही तरह से काम कर रहा होगा, फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा, जो फीमेल है फीमेल की यूट्रस के अंदर प्लेस कर देंगे, और यूट्रस के अंदर प्लेस करने के बाद भी हम उसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? हार्मोनल लेवल की मदद से, या फिर हम फीमेल की बॉडी के अंदर जो HCG टेस्ट होता है, ठीक है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन टेस्ट होता है, वो करेंगे, और उससे पता चल जाएगा कि जो फीमेल की बॉडी है उसने उस फर्टिलाइज्ड एग को कंसीव किया है या फिर नहीं किया। तो ये हो गई बेटा एक छोटी छोटी सी हिस्ट्री, आप एक किस्म समझ ले, समरी है जो कि इस टॉपिक की है। अब हम ज़रा हर एक स्टेप को ना डिटेल में देखते हैं। पहला स्टेप होगा हमारे पास ओवरियन स्टिमुलेशन, या फिर मैं इसको एक और नाम दे देता हूँ ताकि हमें ये चीज़ याद रहे, वो है हाइपर ओव्यूलेशन। क्या है? हाइपर ओव्यूलेशन। देखें, हाइपर ओव्यूलेशन वैसे तो ये जो लफ्ज़ है ये एक और जगह पर भी इस्तेमाल हुआ है। अगर हम ट्विंस की बात करते हैं ना, आप अगर आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो हम वैसे फीमेल की बॉडी के अंदर ना कुछ फीमेल्स की बॉडी में हाइपर ओव्यूलेशन जीन्स होते हैं कुदरती तौर पर, तो इस वजह से उनमें ट्विंस जो होते हैं वो बन जाते हैं हाइपर ओव्यूलेशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर तो हमें खुद हाइपर ओव्यूलेशन करवानी पड़ेगी फीमेल की बॉडी में, ताकि ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जो एग सेल है जब वो ओवरी में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वो एग सेल जब फॉलिकल से रिमूव होता है तो हम उसको ओव्यूलेशन का नाम देते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हाइपर ओव्यूलेशन के एग सेल नॉर्मली तौर पर 1 या 2 बनते होते हैं, बाकी डिजेनरेट हो जाएंगे ना, तो और एक ही ओवरी में बनते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हाइपर ओव्यूलेशन करवानी है, ताकि कम से कम तकरीबन 10 सेल जो हैं वो तो हम गेन कर सकें। ओके, तो पहला हमारा होगा हाइपर ओव्यूलेशन। तो हाइपर ओव्यूलेशन में बेटा क्या होगी, मेडिकेशन की जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे? मेडिकेशन, यानी कि एक स्पेशल किस्म की जो मेडिसिन होंगी वो फीमेल को प्रोवाइड की जाएंगी खाने के लिए, ताकि, या फिर इंजेक्शन आप कह लें, दिए जाएंगे ताकि हाइपर ओव्यूलेशन या फिर ओवरियन स्टिमुलेशन हो सके। ओवरियन स्टिमुलेशन भी आप कह सकते हैं कि इसके लिए ये हम पहले मेडिकेशन करेंगे, ठीक है। अब जब मेडिसिन दे दी जाएगी तो उसके बाद हाइपर ओव्यूलेशन हो जाएगी, यानी कि जो हार्मोन लेवल है, जैसा कि अगर हम बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस हार्मोन के लेवल को आप समझ लें कि हम इंक्रीज़ करेंगे, ताकि जो फॉलिकल्स हैं वो क्या फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाएं, और फॉलिकल से ही ज़ाहिर सी बात है वहीं से एग सेल ने ड्राइव निकलना होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी आप कहेंगे कि उस हार्मोन के लेवल को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इज दैट क्लियर? अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में, क्योंकि इसका भी ना जो आईवीएफ साइकिल है उसके अंदर बड़ा ज़रूरी रोल होता है। अच्छा, यहाँ पे ना जो आईवीएफ साइकिल है वो बहुत सारे बच्चों के लिए ना कन्फ्यूजन का बायस बनता है। भी आईवीएफ साइकिल का मतलब क्या होता है? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए, अब सिंपल समझिए, आईवीएफ साइकिल जैसे फीमेल की बॉडी में हो रहा है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कह लें, उसी का नाम आईवीएफ साइकिल होता है। तो या तो ये नेचुरली तौर पर होगा, या तो इसको आर्टिफिशियली तौर पर करवाया जाएगा, यानी कि मॉडिफाइड आईवीएफ भी कह सकते हैं या फिर नेचुरल भी कह सकते हैं। देखें, अगर तो ये नेचुरल हो रहा है,
अगर तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल क्या हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, तो फिर आपको मेडिकेशन नहीं करवानी हाइपर स्टिमुलेशन के लिए, हाइपर ओव्यूलेशन के लिए आपको मेडिकेशन नहीं देनी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो मेडिकेशन, नो कोई मेडिसिन नहीं देने वाले। अगर तो नेचुरल आईवीएफ प्रोसेस जो है वो आराम सुकून से हो रहा है, ठीक है, एग सेल की फॉर्मेशन हो रही है, तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि कुछ ड्रग्स हम ऐसी इस्तेमाल ज़रूर करेंगे जिससे ओव्यूलेशन के प्रोसेस को सप्रेस किया जा सके, ठीक है, जो कि क्योंकि ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है ना वो कौन करवाएगा, वो आपके पास जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, GN सॉरी बेटा, GnRH, ये जो लेवल है हार्मोन का, यही करवाएगा ना ओव्यूलेशन। तो आपको इनफैक्ट ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर इस हार्मोन का जो लेवल होगा ना उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, या कोई ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जो इसके ऑपोजिट काम करे, ठीक है, ऑपोजिट काम करे। और इसी वजह से हम बेटा ये नेचुरल में मेडिकेशन नहीं करते। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ना माइल्ड आईएफ की, तो आपको याद रख लेना कि जो माइल्ड आईवीएफ साइकिल होगा उसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप ना मेडिकेशन इस्तेमाल करेंगे, मेडिकेशन इस्तेमाल करेंगे ताकि आप जो ओवा है ना, अच्छा इसका एक पर्पज़ ही यही होता है, इसको हम मॉडिफाइड भी कह सकते हैं, मॉडिफाइड आईवीएफ साइकिल या फिर माइल्ड आईवीएफ साइकिल। इसका एक ही पर्पज़ होता है, वो ये है कि आपको एग सेल को गेन करना होता है, 2 to 10 ओवा को आपको क्या करना है, गेन करना होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से ना ओवा सेल जो होंगे उसकी प्रोडक्शन जो होगी फीमेल की बॉडी के अंदर क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। दैट इज द स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकंड प्रोसेस होता है एग रिट्राइवल। एग रिट्राइवल के प्रोसेस में क्या होगा कि हम एक हॉलो ट्यूब जो होगी वो वजाइनल ओपनिंग के जरिए से फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करेंगे, और उसके आगे वाली साइड पर एक नीडल लगी हुई होगी जो कि ओवरी में जाके पर्सिंग का प्रोसेस करेगी, और यहाँ से जो एग सेल्स होंगे उन एग सेल को गेन करके बाहर वाली साइड पर इस तरह से निकाल देगी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आप इमेज देख लें दूसरी वाली, और उस इमेज से भी आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से एग को क्या किया जाता है, रिट्राइवल किया जाता है। हम इसको फॉलिकुलर एस्पायरेशन भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, एग रिट्राइवल। एग रिट्राइवल करने से पहले ना आपको एक इंजेक्शन देना पड़ता है ट्रिगर शूट का, यानी कि जब फॉलिकल्स होती है ना वो एक ख़ास हद तक, फॉलिकल्स एक ख़ास हद तक ना एक ख़ास डिग्री ऑफ डेवलपमेंट पहुंचती हैं। फॉलिकल्स व्हेन रीच पहुंचती हैं, व्हेन रीच स्पेसिफिक डिग्री, व्हेन रीच स्पेसिफिक डिग्री ऑफ, व्हेन स्पेसिफिक डिग्री ऑफ डेवलपमेंट, जब एक ख़ास डिग्री ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंचती हैं तो उस वक्त क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आपको ना एक इंजेक्शन देना होता है, और वो जो इंजेक्शन होता है डेट इज़ द HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का। ये काम बिल्कुल जैसे ही हम बात करते हैं ना ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की जो कि ओव्यूलेशन का काम करता है, ये भी यही काम करेगा, ठीक है। तो हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, हम कहते हैं कि इट वन इज आल्सो नोन एज अ ट्रिगर शूट। क्या नाम दे देंगे, आप इसको नाम दे दें ट्रिगर शूट का। तो ये असल में आपको ट्रिगर बटन ही समझना है कि आपको ट्रिगर शूट करना है, ये इंजेक्शन दे देना है, और इस इंजेक्शन के देने के बाद जो यकीनन जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है ना वो हो जाएगा तकरीबन 38 से 40 घंटों के अंदर अंदर। 38 से 40 घंटों के अंदर अंदर जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 38 से 40 घंटों का वेट नहीं करना, आपको ओवम को रिट्राइव करना होगा तकरीबन 34 से 36 घंटों के अंदर। 34 से 36 घंटों के अंदर आवर्स के अंदर आपको एग को क्या करना होगा, रिट्राइव करना होगा। और रिट्राइव करने के लिए हम एक नाम दे देते हैं, दिस वन इज नोन एज ट्रांस वजाइनल टेक्निक का नाम दे देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टेक्निक में हम वजाइनल कैविटी के ज़रिए से, ओपनिंग के ज़रिए से एक हॉलो ट्यूब जिसके साथ एक नीडल अटैच है उसकी मदद से रिट्राइव करना है एग को। तो इस प्रोसेस के ज़रिए से क्या कर लेंगे, हम एग को हासिल कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। लेकिन एक आखिरी चीज़ आपको बता दूं कि कोशिश की जाती है कि एग रिट्राइवल के दौरान कम से कम 10 से 30 जो ओवा हैं उनको हासिल किया जा सके। हासिल क्यों किया जा सके इतने ज़्यादा ओवा को? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी अगर एबनॉर्मेलिटी होती है तो उस एबनॉर्मेलिटी से हम निपट सकें। इज़ दैट क्लियर? तो इस वजह से ओके, अब हम इससे अगले स्टेप की बात करते हैं। जो तीसरा स्टेप होता है वो है हमारे पास इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, वैसे तो आप ये भी दूसरे स्टेप में ये भी लिख सकते हैं इंसेमिनेशन ऑफ ओवा, या फिर नहीं लिखना चाहते तो फिर आप एग रिट्राइवल ही लिख लें और तीसरे स्टेप में लिखें इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि अब स्पर्म को कैसे हासिल किया जाएगा। देखें, एक सिंपल सी चीज़ है स्पर्म को हासिल करने के लिए, तो आप जहन में याद रखें कि स्पर्म को हासिल करने के लिए एक सिंपल जो प्रोसेस होगा हम उसको नाम देंगे मास्टरबेशन का। वैसे एक मॉडर्न रिसर्च भी हुई है, आपको बता देते हैं थोड़ा सा। मास्टरबेशन में कुछ बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि मास्टरबेशन की वजह से क्या होता है कि जो किडनीज होती है ना उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। लेकिन अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला कि वाकई में इसका किडनीज के ऊपर कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। तो पहले एक सिंपल सा प्रोसेस जो कि मोस्टली बॉयज़ प्लेयर हासिल करने के लिए विद हैंड प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ अ मास्टरबेशन। और इसकी मदद से पहली बात तो आप स्पर्म गेन कर लें। सेकंड चीज़, आपको एक स्पेशल किस्म के कॉन्डम यूज़ करें, स्पेशल, जिसकी मदद से
आप इस प्रोसेस के ज़रिए से जो स्पर्म है उसको क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। इसकी मदद से स्पर्म को क्या कर लिया जाएगा, स्पर्म की जो पॉपुलेशन होगी हम उसको क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? स्टेप नंबर 4 है फर्टिलाइजेशन। स्टेप नंबर 4 यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगी बेटा वो एक्सटर्नल मीडियम में करवाई जाएगी। और फर्टिलाइजेशन के लिए एग सेल और स्पर्म सेल की एक ख़ास रेशो को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द वन इजैकुलेशन ऑलमोस्ट 280 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ स्पर्म्स रिलीज होंगे, लेकिन एग सेल का जो रिट्राइवल है वो कितना होगा, या तो 10 या से 10 से 30 के बीच में उनके नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या रेशो होनी चाहिए, तकरीबन रेशो मेंटेन करने की कोशिश की जाती है 75,000 स्पर्म्स 75,000 to 1, 75,000 स्पर्म होंगे और एक क्या होगा, एक्सेल होगा। इस रेशो को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी इस रेशो के साथ। ठीक है, जब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, अच्छा सम टाइम मैं आपको और भी रीजंस बता देता हूँ। सम टाइम क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, यानी कि वो नॉर्मली तौर पे नहीं होती। जैसे कि 75,000 और 1 एग स्पर्म सेल को आप फर्टिलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं एक्सटर्नल मीडियम में, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो उसकी कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो स्पर्म है उसमें जो एक्रोसोमल रिएक्शंस हैं और वो पेनिट्रेट करने की जब कोशिश करेगा जर्म प्लाज्म के साथ, एग की मेम्ब्रेन के साथ, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो वहाँ पे हो सकता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर ज़ोनोपिलोसिडा होता है और ज़ोनोपिलोसिडा को डिसोल्व करने के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर स्पर्म सेल्स में कैपेबिलिटी कम होगी, यानी कि एंजाइम्स वगैरह नहीं होंगे, तो देन भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नॉर्मली तौर पर नहीं होगा। इस सूरत में क्या किया जाएगा, इस सूरत में जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं एक और प्रोसेस को, उसको हम नाम देते हैं ICSI। क्या नाम देंगे, ICSI का नाम देते हैं। ICSI का मतलब क्या होता है, ICSI स्टैंड्स फॉर द इंट्रासेलुलर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि जो स्पर्म होगा उसको डायरेक्टली तौर पर एग के साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर कर दिया जाएगा। उसे किसी तरह की मेम्ब्रेन के साथ, एग की मेम्ब्रेन के साथ, ज़ोनोपिलोसिडा ऑफ द एग या ओवा के साथ इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। इसको याद रखिए, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। तो एक ये प्रोसेस हो गया जिसकी मदद से कोशिश की जाएगी कि जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली तौर पर आप एग के अंदर इंजेक्ट कर दें ताकि बाकी कोई भी प्रोसेस ना हो और आसानी से फर्टिलाइजेशन हो सके। अच्छा, इसको फर्टिलाइज करवाने की एक और रीज़न भी हो सकती है। हो सकता है कि एग सेल के अंदर प्रॉब्लम हो, यानी कि सपोज डैट जब एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं, स्पर्म सेल से एग सेल फर्टिलाइज हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो एग सेल होता है उसको एक फर्टिलाइज्ड मेम्ब्रेन बनानी होती है अपने इर्द गिर्द, ताकि कोई और स्पर्म आके मजीद इस एग सेल के साथ फ्यूज़ ना हो, यानी कि पॉलीस्पर्मी के प्रोसेस से बचने के लिए। तो हो सकता है कि अगर जो एग सेल है, जो ओवा है, उसका जो रिस्पॉन्स है पॉलीस्पर्मी के खिलाफ बहुत स्लो होगा, यानी कि ये कैल्शियम के आयंस की कंसंट्रेशन और बाकी केमिकल रिएक्शंस अगर नहीं हो पा रहे होंगे, तो उसके नतीजे में एग के गिर्द फर्टिलाइज्ड मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, जिसके नतीजे में कोई और स्पर्म भी आएगा, वो एग को अगेन फर्टिलाइज करेगा। देन 2 स्पर्म ने एक ही एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एबनॉर्मल होंगे और डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो पाएगी। इज डैट क्लियर? तो इस वजह से ये दो जो मैंने कंडीशंस बताई आप, इन दोनों कंडीशंस की वजह से पहले तो नॉर्मली तौर पर कोशिश की जाती है कि इस तरह से इस रेशो को मेंटेन करके नेचुरली तौर पर, यानी कि बाहर एक्सटर्नल मीडियम में, इन विट्रो में हम क्या करवाएं, उसकी फर्टिलाइजेशन करवा दें। लेकिन अगर ना हुई फर्टिलाइजेशन इस तरह से, तो फिर हमें इन प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा। और जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें उस सेल्स को, वो जो फर्टिलाइज्ड ओवा होगा या फिर जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट को, फर्टिलाइज्ड ओवा या फिर जो जाइगोट होगा, उस जाइगोट को तकरीबन हम 48 आवर्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ठीक है, 48 आवर्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का मतलब ये है कि हम उसको कहाँ पे रखेंगे, हम उसको ग्रोथ मीडियम में प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसकी जो मज़ीद जो डेवलपमेंट है या फिर जो माइटोसिस का प्रोसेस है उसने डिवाइड होना है, वो उस प्रोसेस को हम एग्जामिन कर सकें। ठीक है, ग्रोथ मीडियम देंगे ताकि हम ये चीज़ चेक कर सकें क्या कि वो जो जाइगोट है वो नेचुरली तौर पर जैसे उसको डिवाइड होना चाहिए माइटोसिस के ज़रिए से, क्या वो डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। इस डॉट के लिए तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें 48 आवर्स के लिए रखना पड़ता है। और एम्ब्रियोज जो होते हैं उनको कल्चर्ड करवाया जाता है एटलीस्ट तकरीबन 6 to 8 सेल स्टेज तक। 6 to 8 सेल स्टेज तक वो जो सेल्स होंगे वो कहाँ पर कल्चर्ड होंगे, वो बाहर एक्सटर्नल मीडियम में ही कल्चर्ड होंगे। उसके बाद एक आखिरी प्रोसेस आता है, डैट इज़ द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फाइनली क्या होगा कि वो जो एम्ब्रियो बन चुका है, जो कि 6 to 8 सेल स्टेज पर पहुंच गया है, उस एम्ब्रियो को क्या करना है, हमें ट्रांसफ़र करना है कहाँ पर, फीमेल की बॉडी के अंदर या यूट्रस के अंदर क्या कर देंगे, हम उसको प्लेस कर देंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो प्रोसेस होगा ना, सारे का सारा प्रोसेस, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से लेकर, यानी कि हाइपर ओव्यूलेशन, यानी कि एग सेल को गेन करने के
गेन करने, यानी कि HCG का जहाँ से आपने इंजेक्शन दिया था ना, उसका एक ट्रिगर शूट का इंजेक्शन दिया था एग सेल को गेन करने के लिए, हाइपर ओव्यूलेशन के लिए। तो एग सेल को निकालने के बाद दोबारा एम्ब्रियो का फीमेल की बॉडी में प्लेस करने तक कितना टाइम चाहिए होगा? तकरीबन 6 दिन का टाइम लगता है। एटलीस्ट कितने होंगे आपने कहना है कि ये जो प्रोसेस होगा ये तकरीबन 1 से 6 डेज़ के अंदर इसको मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप टोटल प्रोसेस की बात करते हो कि कब से मेडिकेशन स्टार्ट की जाए, फिर उसके बाद कब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 4 वीक्स लगेंगे। ठीक है, उसके लिए कितने वीक्स लगेंगे? उसके लिए 4 वीक्स लगेंगे। लेकिन अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके लिए हमें 1 to 6 डेज़ लगेंगे, यानी कि ओवरी से एग सेल निकालने के बाद ये वाला प्रोसेस करने के लिए। अच्छा जी, अब ये आपको समझ में आ गया कि इतने डेज़ में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब इस एग सेल को दोबारा प्लेस कैसे किया जाएगा? तो इसका जो बेस्ट एक ट्रांसफ़र मेथड है ना, वो ये होता है कि हम एक थिन प्लास्टिक कैथेटर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे? थिन प्लास्टिक कैथेटर, आप ट्यूब कह लें, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और वो जो थिन प्लास्टिक कैथेटर होगा वो पेल्विक रीजन से मूव करेगी बर्थ कैनाल के ज़रिए से होते हुए, और वो वहाँ पे जाके उस फर्टिलाइज्ड एग या ज़ाइगोट को क्या कर देगी? यूट्रस में प्लेस कर देगी। देन एज़ यूजुअल जैसे यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाएगा, फीमेल की बॉडी के अंदर जो HCG लेवल होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे ये लेवल बढ़ेगा, लेवल के बढ़ने के बाद क्या होगा वहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जो मज़ीद डेवलपमेंट का प्रोसेस है या जो हार्मोन्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स की फॉर्मेशन है, प्लेसेंटा जो होगा वो इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, जिसके नतीजे में मज़ीद जो ग्रोथ होगी वो कंटिन्यू हो जाएगी। और आप इस टेस्ट को ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन टेस्ट करके भी ये चीज़ पता लगा सकते हैं क्या वहाँ पर, यानी कि जो फीमेल की बॉडी है उसने उस ज़ाइगोट को रिसीव कर लिया है या नहीं किया। और मज़ीद अगर आपको ज़ाइगोट के डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टडी करना है तो उसके लिए हम एक अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे। उसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड, आप अल्ट्रासाउंड टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसके अलावा बात कर लें, अल्ट्रासाउंड एक चीज़ आ गई, अल्ट्रासाउंड्स के ज़रिए से आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर जो हार्मोन्स का लेवल है यूराइन के ज़रिए, ब्लड के अंदर, उस प्रोसेस के ज़रिए से भी आप ये सारे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा थायराइड का उसको स्टडी कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो स्टेप्स ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। वैसे नो डाउट कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और लेकिन अगर हम सिर्फ टोटल सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल सिलेबस के हिसाब से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस थोड़े कम हैं। तो लेकिन फिर भी शॉर्ट क्वेश्चंस क्योंकि यहाँ से बन सकते हैं, MCQs बन सकते हैं, तो इसलिए अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो ऑब्वियसली बात है सारा सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे करवाई जाएगी, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर ले जाएंगे। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।